तो आज के इस वाले वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वॉर ऑफ 1971 के बारे में कि किस तरह बांग्लादेश आज़ाद हुआ, किस तरह भारत ने पाकिस्तान को हराया था, किस तरह रूस ने हमारा साथ दिया था इस वॉर में। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। तो पाकिस्तान जो था 14 अगस्त 1947 को इंडिया से सेपरेट हुआ था। भारत से विभाजन पाकिस्तान का हुआ था 14 अगस्त 1947 यानी 1947 में, जिसमें पाकिस्तान दो भाग में बटा, वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान, पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान। ठीक है, तो बेसिकली इंडिया में जो था पार्टीशन के बाद क्या हुआ कि हिंदू जो थे वो इंडिया आ गए और जितने भी मुस्लिम्स थे वो या तो वेस्ट पाकिस्तान चल गए या तो ईस्ट पाकिस्तान। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस जो मुस्लिम्स थे इंडिया में, वो सोचिए कि अगर इंडिया इतना बड़ा नेशन रहेगा तो जो मेजॉरिटी है वो हिंदूज का ज़्यादा हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू मुस्लिम्स। तो वो ये भी सोचने लगे उसी के साथ साथ कि अगर मेजॉरिटी हिंदूज का होगा तो वो अपने आप को माइनर, तो मुस्लिम कम्युनिटी होगा वो माइनर हो जाएगा उसमें, और उन्हें मतलब उन्हें उतनी इज्जत नहीं मिलेगी कम्युनिटी में, उन्हें उतना पावर नहीं रहेगा एज़ कम्पेयर टू हिंदूज़, उन पे इतना पावर नहीं रहेगा और हिंदूज़ जो है वो रूल कर सकते हैं। तो इसीलिए ये भी पार्टीशन का बहुत बड़ा कारण बना था। और लैंग्वेजेस के अलावा भी बहुत सारा ऐसा चेंजेस आने लग गया जिसमें ज़्यादा प्रायोरिटी वेस्ट पाकिस्तान में मिलता था एज़ कम्पेयर टू ईस्ट पाकिस्तान। ईस्ट पाकिस्तान में उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा था, उतना ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं किया जा रहा था एज़ कम्पेयर टू वेस्ट। तो 1970 में शेख मुजीबुर रहमान जो है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इनकी तस्वीर, शेख मुजीबुर रहमान जीत जाते हैं इलेक्शंस, और बट इन्हें शपथ मतलब इन्हें शपथ नहीं देने दिया जाता है, इन्हें शपथ देने के लिए इनकार कर दिया जाता है, जिसके वजह से ये 7 मार्च 1971 को एक भाषण देते हैं कि हम एक अलग देश बनाएंगे जिसका नाम होगा बांग्लादेश, और ये खबर वेस्ट पाकिस्तान में चले जाती है। तो 25 मार्च 1971, 25 मार्च 1971 को इन्हें अरेस्ट कर लिया जाता है, शेख मुजीबुर रहमान को, और वेस्ट पाकिस्तान के कोई जेल में इन्हें रख दिया जाता है। और उसके बाद ईस्ट पाकिस्तान में, पूर्वी पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा अत्याचार शुरू हो जाता है, बहुत ज़्यादा मर्डर के केसेस देखे गए हैं, बहुत ज़्यादा रेप के केसेस देखे गए हैं, लगभग 30 लाख मर्डर होते हैं इसमें, और 2 से 4 लाख रेप होते हैं ईस्ट पाकिस्तान में जब शेख मुजीबुर रहमान अरेस्ट हो जाते हैं। तो शेख मुजीबुर रहमान जब अरेस्ट होते हैं तो उसके बाद मुक्ति वाहिनी नाम का एक विद्रोही दल बनाया जाता है, और ये जो है ये वेस्ट पाकिस्तान के पुलिस फोर्सेस से लड़ते हैं ताकि उन्हें आज़ादी मिले, उन पे अत्याचार बंद हो, ये जो केसेस है ये नहीं हो, ये जो चीज़ हो रहा है, ये अत्याचार हो रहा है, वो बंद किया जा सके। और उसी के बाद अप्रैल 1971 में बहुत सारे लोग जो है वो इंडिया भाग जाते हैं ईस्ट पाकिस्तान से, इतना अत्याचार होता है। तो उस समय इंडिया में प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी। तो जब उन्हें पता चलता है कि ये सब अत्याचार हो रहा है ईस्ट पाकिस्तान में, वहाँ के जो लोग हैं वो इंडिया में आ रहे हैं अपने आप को बचाने के लिए, तो उनसे ये सब देखा नहीं जाता है, जिसके कारण इंदिरा गांधी जनरल मानेकशॉ से मीटिंग करती है और उसमें उन्हें आदेश देती है कि वो ईस्ट पाकिस्तान में जाके पाकिस्तानी फोर्स को पाकिस्तान के फोर्सेस पर अटैक कर दे, ताकि ये जो अत्याचार हो रहा है ईस्ट पाकिस्तान के लोगों पे ये नहीं हो। ये आदेश देते हैं कि ईस्ट पाकिस्तान में जाके अटैक किया जाए पाकिस्तान के फोर्सेस पे, ताकि ये जो है ये ना हो, ये जो अत्याचार हो रहा है ईस्ट पाकिस्तान के लोगों पे ये सब नहीं हो। अप्रैल में ये सब होता है, तो अप्रैल के बाद जस्ट जून आने वाला था, तो जो बरसात का मौसम था वो आने वाला था। तो जनरल मानेकशॉ कहते हैं कि बरसात का मौसम आने वाला है, और जो ईस्टर्न एरियाज़ में, ईस्टर्न रीजन में जो हाल होता है, पूर्वी जगह पे जो हाल होता है, वहाँ पे पूरा बाढ़ आ जाता है, जिसके कारण ये जो काम है बहुत कठिन है, ये नहीं हो सकता है। तो एक काम किया जा सकता है कि अप्रैल से नवंबर तक हम लोग अपने फोर्सेस को ट्रेनिंग दे सकते हैं, और तब तक ये जो काम है इसको रोका जा सकता है, और नवंबर से हम लोग अपना ये काम जो है पाकिस्तान पे अटैक कर सकते हैं। और यहाँ पर हम लोग ऑफेंसिव हो जाएंगे, इस साइड जो है हम लोग पूरा ऑफेंसिव हो जाएंगे, और इस साइड डिफेंसिव हो जाएंगे। यहाँ पे मतलब कम
फोर्सेस रहेगा हमारा, यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा डिफेंसिव रहेंगे यहाँ पे, और यहाँ चाइना साइड से थोड़ा सा डिफेंसिव हो जाएंगे, यहाँ से ऑफेंसिव हो जाएंगे, यहाँ पे हम लोग हमला करेंगे ईस्ट पाकिस्तान पे। ये खबर पाकिस्तान को चले जाती है कि भारत जो है वो ईस्ट पाकिस्तान का साथ दे रहा है, खिलाफ लड़ने की तैयारी कर रहा है। तो पाकिस्तान को ये सब पता ही चलता कि उन्हें एक और बात पता चल जाती है कि यहाँ पे जो ये ऑफेंसिव हो गया और यहाँ पे बहुत कम लोग हैं, यहाँ नहीं लड़ सकता है भारत। और इसी के साथ उन्हें यह पता चलता है कि जैसलमेर के लोंगेवाला में 120 जवान के बारे में पता चलता है कि वहाँ पे 120 जवान की पोस्टिंग रहती है पंजाब रेजिमेंट के लोगों द्वारा। पंजाब रेजिमेंट के लोग जो थे वो जैसलमेर के लोंगेवाला में केवल 120 जवान थे वहाँ पे। तो पाकिस्तान सोचता है कि रात में जाके, क्योंकि दिन में वो अटैक नहीं कर सकते थे, क्योंकि दिन में एयरफोर्स आके उन पर हमला कर सकती थी। तो उन्होंने रात में जाने का प्लान बनाया, क्योंकि उस समय हंटर जहाज होते थे, और जो हंटर जहाज होते थे वो रात में नहीं काम कर सकते थे, रात में उन्हें उड़ाया नहीं जा सकता था। तो इसलिए वो प्लान बनाते हैं कि 120 जवान को हराया जा सके और जैसलमेर से घुसा जा सके भारत में, और उन्हीं 120 जवान को हरा दिया जा सके, ताकि ये जो है यहाँ पे जो भारत कर रहा है इसे रोक दे। तो वहाँ पर उस समय पोस्टिंग होती है मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी की, और तो वो पंजाब रेजिमेंट के उस समय हेड रहते हैं। उस समय मतलब उनको लीड कर रहे होते हैं, उन्हीं 120 जवान को लीड कर रहे होते हैं। तो वो एक प्लान बनाते हैं, वो एक ऐसा प्लान बनाते हैं कि मतलब उन्होंने एक गड्ढा कर देते हैं अपने एरिया में। उन्हें पता चल जाता है इस बारे में कि पाकिस्तान हम पे हमला करने आ रहा है, जिसमें 2800 से ज़्यादा लोग आ रहे हैं, सैनिक आ रहे हैं हम पर हमला करने। बहुत सारी टैंक आ रही है और ब्रिगेडियर तारिक मीर आ रहे हैं हम पर हमला करने। तो इसी के साथ कुलदीप सिंह चांदपुरी जो है प्लान बनाते हैं कि गड्ढा करके, रेत से गड्ढा करके, अलग अलग जगह गड्ढा करके वहाँ पे अपने सैनिकों को रख देते हैं। और रात में जब जैसे ही, और बहुत थोड़े मोड़े एंटी टैंक माइंस होते हैं। एंटी टैंक माइंस क्या होता है कि उसमें जब भी टैंक उस पर गलती से अगर चढ़ जाता है तो ब्लास्ट कर जाता है। तो उसी अपने आगे ही एंटी टैंक माइंस बिछा देते हैं अपने एरिया में, ठीक है। तो जैसे ही पाकिस्तान की मिलिट्री आती है वहाँ पे, तो बहुत सारे टैंक ध्वस्त हो जाते हैं उसी से। अलग जगह गड्ढा बनाकर कुलदीप सिंह चांदपुरी उन्हीं लोग को अपने फोर्सेस के द्वारा उन पे हमला कर देते हैं। और इस लड़ाई में सुबह हो जाती है, और सुबह को हमारे हंटर जहाज उस पर हमला कर देते हैं और पाकिस्तान की आर्मी को पूरा ख़त्म कर देते हैं। वहाँ पर पाकिस्तान का बहुत बड़ा हार होता है। उसके अगले दिन तो 4 दिसंबर को कुलदीप सिंह चांदपुरी के जो फोर्सेस थे, 120 जवान थे, वो पाकिस्तान के 3000 से भी ज़्यादा लोगों को हरा देते हैं अपने, और एयरफोर्स भी उस पर हमला करके। अगले दिन 5 दिसंबर 1971 को हमारी जो इंडियन नेवी है वो निकल जाती है कराची के लिए, ताकि वहाँ पर हमला कर सके। और कराची पे बहुत ज़्यादा बम्बार्टमेंट करती है, बहुत ज़्यादा बम्बार्टमेंट करती है, बहुत बड़ा हमला करती है। और कराची बंदरगाह को, कराची पोर्ट को बहुत ज़्यादा लोग थे, कराची बंदरगाह में जो लोग थे वो ग्वादर चल जाते हैं अपने आप को बचाने के लिए। छुप छुप के ग्वादर चल जाते हैं और कराची को पूरा तबाह कर देती है हमारी नेवी। वेस्ट पाकिस्तान में बहुत बड़ा हमला हो जाता है 4 दिसंबर और 5 दिसंबर को। उसके बाद पाकिस्तान एक बहुत बड़ा प्लान बनाता है। भारत में INS विक्रांत नाम का एक बहुत बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर होता है, जो कि बहुत फेमस होगा, आप लोगों ने सुना ही। तो उसके बाद क्या होता है कि PNS गाजी जो रहती है, ये एक सबमरीन रहती है, पनडुब्बी रहती है, जो कि पानी में अंदर जा सकती थी और वहाँ से जाके आगे बढ़ सकती थी, पानी के अंदर जाके ये हमला कर सकती थी। वो INS विक्रांत जो कि एक बहुत बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर था। एयरक्राफ्ट कैरियर, उससे हवाई जहाज उड़ते थे और वो भी बहुत बड़ा बड़ा हमला करते थे, और वो बांग्लादेश के साइड ही था, ताकि वहाँ से भी मुक्ति बाहिनी को हेल्प मिल सके सीवेज द्वारा भी। तो वो इस साइड रहता। तो PNS गाजी जो है ये चल देती है INS विक्रांत को मारने। INS विक्रांत जो रहता है वो
हमला करता रहता है वेस्ट पाकिस्तान से अपने जहाज़ द्वारा, वहाँ से जहाज़ उड़ती है उसके ऊपर से, और वो जहाज़ जाके यहाँ पर वो भी हमला करती थी। तो जो PNS गाज़ी है ये बेसिकली अमेरिका ने दिया था पाकिस्तान को। उस समय अमेरिका जो था वो पाकिस्तान का सपोर्टर था, पाकिस्तान का हेल्प करता था। तो ये जो PNS गाज़ी है ये अमेरिका ने दिया था। PNS गाज़ी चल जाती है INS विक्रांत को मारने। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आता है INS राजपूत, इंडियन नेवी शिप। INS का फुल फॉर्म होता है इंडियन नेवी शिप, और वही PNS का पाकिस्तान नेवी शिप, पाकिस्तानी नेवी शिप। तो उसके बाद क्या होता है कि INS राजपूत जो रहता है वो खराब हो गया रहता है। तो और वो PNS गाज़ी जो था उसको INS राजपूत मार सकता था, उसके लिए केपेबल था। और INS विक्रांत को ये मारने आ रहा था, तो इसको हमारी भारत के स्पेशल फोर्सेस ने पता लगा लिया था। तो इंडिया को ये पता था कि पाकिस्तान के कुछ कुछ खुफिया एजेंट भी हमारे भारत में ज़रूर होंगे, जिसके वजह से वो पाकिस्तान को हर एक चीज़ के बारे में जानकारी देते रहते होंगे कि इंडिया में ये कर रहा है, इंडिया ये कर रहा है, ये चीज़ कर रहा है। ये सब चीज़ की जानकारी पाकिस्तान को हर समय मिलते रहती होगी। तो इंडिया जो था उन्होंने एक प्लान बनाया। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने INS विक्रांत के जो लोग हैं उनसे अपने घरों में फ़ोन कराया। उन्होंने बोला कि हम लोग विशाखापट्टनम आ रहे हैं, हमें छुट्टी मिली है, INS विक्रांत आ रहा है, और जो ताकि पता चल सके पाकिस्तान में ये बात जा सके कि INS विक्रांत जो है वो विशाखापट्टनम जा रहा है। तो जो PNS गाज़ी है वो अपना रास्ता बदल के विशाखापट्टनम की तरफ चल जाती है, विशाखापट्टनम बंदरगाह, विशाखापट्टनम पोर्ट की तरफ अपना डायरेक्शन चेंज कर लेती है। और वहाँ पर INS राजपूत रहता है। वहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि INS राजपूत में कुछ खराबी आ गई रहती है, जिसके वजह से वो मेंटेनेंस के लिए, ठीक होने के लिए विशाखापट्टनम पोर्ट में होता है ताकि ठीक हो। तो वहाँ पर जैसे ही PNS गाज़ी जाती है, INS राजपूत जो है अपना मिसाइल मार के PNS गाज़ी को तबाह कर देता है। तो UNO में, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि बेसिकली उस समय मैंने आपको जैसे बताया कि अमेरिका जो था वो पाकिस्तान का साथी था। तो ऑफ कोर्स अमेरिका विल सपोर्ट पाकिस्तान। तो उस समय अमेरिका जो था वो पाकिस्तान का साथ दे रहा था। तो UNO में अमेरिका ने ये कहा कि जो भारत जो है वो गलत कर रहा है, पाकिस्तान में गलत कर रहा है, ईस्ट पाकिस्तान में गलत कर रहा है, बांग्लादेश में गलत कर रहा है। और तो जो रशिया था, रशिया ने उस समय हमारा साथ दिया था। रशिया ने इस बात को पूरा इनकार कर दिया और वीटो कर दिया रशिया। और वीटो से जो अमेरिका ने कहा था वो रद्द हो गया था। वीटो से जो अमेरिका ने कहा वो रद्द हो गया। तो उसके बाद पाकिस्तान ने हेल्प मांगा अमेरिका से। अमेरिका जो था वो अपना 7th फ्लीट को इंडिया के तरफ भेजा, और उसके साथ आ रहा था ईगल, जो कि यूके का था, ब्रिटेन का था। ये दोनों, अमेरिका और ब्रिटेन, अपना 7th फ्लीट और ईगल को लेके भारत की तरफ चल पड़े थे, और ये जा रहे थे बेसिकली विक्रांत को मारने के लिए। तो रशिया जो था, रशिया ने हमारा साथ दिया था। रशिया अपना 40th फ्लीट को लेके आ गया था, और यमन इस साइड है, अरब देश साइड है, तो यमन से अपना एयरफोर्स का मदद लिया, और ये दोनों हमारी साइड आ गए, और अपना विक्रांत था। ये तीनों एक साइड हो गया, अमेरिका ब्रिटेन एक साइड। सैटेलाइट की इमेजेस द्वारा देखा जा सकता था रशिया ने जितने भी अपने सबमरीन है, बड़े बड़े सबमरीन, परमाणु जहाज, उन सबको पानी से ऊपर ले आए, जिसके वजह से सैटेलाइट में वो दिख जाए, और वही हुआ। अमेरिका ने अपना जो 7th फ्लीट है और ईगल जो था वो वापस पीछे चला गया, वापस। ईस्ट पाकिस्तान में अब क्या हो रहा था, इसको मैं मिटा देता हूँ। ईस्ट पाकिस्तान में मुक्ति बाहिनी और इंडियन फोर्सेस द्वारा पाकिस्तानी फोर्सेस को मारा जा रहा था। गली गली, रोड रोड में दौड़ा के मार रहे थे मुक्ति बाहिनी और इंडियन फोर्सेस पाकिस्तानी फोर्सेस को। तो उसके बाद क्या होता है कि निर्मलजीत सिंह एक प्लान बनाते हैं। निर्मलजीत सिंह क्या करते हैं कि एयर ड्रॉप कर देते हैं ईस्ट पाकिस्तान में, एयर ड्रॉप कर देते हैं। और एयर ड्रॉप में बहुत सारा 5000 से ज़्यादा, कहा जाता है कि 5000 से ज़्यादा इंडियन आर्मी के पुतले लैंड करवाते हैं। और नीचे से देख के पाकिस्तानी फोर्सेस ये समझते हैं कि असल में वो इंडियन फोर्सेस हैं, इंडियन आर्मी के लोग हैं।
जिसके वजह से और एक मनोबल पाकिस्तान का टूट जाता है। यहाँ पर वापस निर्मलजीत सिंह का प्लान सक्सेसफुल हो जाता है और पाकिस्तानी फोर्सेस का मनोबल टूट जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्या होता है कि जो गवर्नर थे, गवर्नर ऑफ ईस्ट पाकिस्तान, उनका घर उड़ा दिया जाता है, उनका घर को पूरा ध्वस्त कर दिया जाता है इंडियन एयरफोर्स द्वारा। एएच मलिक, गवर्नर का नाम शायद एएच मलिक था, तो एएच मलिक का जो घर है वो इंडियन फोर्सेस द्वारा उड़ा दिया जाता है, जिसके बाद ये रेसिग्नेशन लेटर दे देते हैं, अपने जॉब से हस्ताक्षर कर देते हैं। उसके बाद 93,000, ये सब जो इंसिडेंट होता है, इसके बाद पाकिस्तान हार मान जाता है और 93,000 आत्मसमर्पण कर देता है। 93,000 सोल्जर्स आत्मसमर्पण करते हैं और फिर बांग्लादेश का जन्म होता है। बांग्लादेश एक इंडिपेंडेंट नेशन बन जाता है। 26 मार्च को बांग्लादेश में इंडिपेंडेंस डे तो ये थी बांग्लादेश की कहानी। तो होप दैट आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो।